तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका कंपटीशन एंड यू प्रतियोगिता और आप। और आज है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 29। जी हाँ, हम करते हैं डेली एक प्रैक्टिस सेट हिंदी का, जिससे मिलेगी मजबूती हर उस एग्ज़ाम में जिसमें आती हो आपकी हिंदी, चाहे फिर वो एग्ज़ाम यूपी का हो, यूके का हो, या फिर IBPS, RRB या फिर कोई भी अन्य एग्ज़ाम हो। अगर आप डेली एक प्रैक्टिस सेट करते हैं तो विश्वास कीजिए आप पाएंगे एक अच्छी नींव और एक अच्छा मुकाम। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 29, कल आएगा 30 और फिर ये सीरीज रुक जाएगी कुछ समय के लिए, क्योंकि सबसे पहला मोटिव यही था कि हम 30 प्रैक्टिस सेट लाएं। तो कल आएगा इसका आखिरी प्रैक्टिस सेट, उसके बाद आएंगे कंटिन्यूसली मैथ के प्रैक्टिस सेट, जैसे कि अब हिंदी के आ रहे हैं, और उसके भी 30 ही आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? तो सबसे पहले मैं एक चीज प्रकाश डाल देता हूं धातु शब्द पर। देखिए, जो धातु है वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई मटेरियल है धातु, जैसे हम हिंदी में बोल देते हैं धातु, लोहा, लकड़ी, ये सब धातु में भी आते हैं ना। तो ऐसा धातु नहीं है। यहाँ पर जो धातु का मतलब है वो है रूट, इंग्लिश का रूट है ना। इसका मतलब होता है एक प्रकार से जड़, समझना, ठीक है ना। जैसे कि इंग्लिश में कुछ शब्द होते हैं जिस शब्द के पीछे साइड लगा हो, CID साइड, तो वो शब्द किसी न किसी मर्डर से संबंधित होते हैं। जैसे सुसाइड तो मर्डर से संबंधित है, खुद का ही मर्डर। पैट्रिसाइड फादर का मर्डर, मैट्रिसाइड मदर का मर्डर। तो इस प्रकार से जिसमें साइड लगा हुआ हो वो मर्डर से संबंधित होते हैं। तो साइड क्या हुआ? एक रूट शब्द हुआ। क्लियर है? ऐसी भाष क्या है? एक रूट शब्द है, और इसे इंग्लिश में धातु कहते हैं। कैसा शब्द है? धातु शब्द। क्लियर है? अब पूछा कि भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना? तो भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना। जैसे कि एक धातु होता है लिख, है ना, ये एक धातु है। अब इसमें क्या होगा, हम कुछ शब्द जोड़ेंगे और आगे अपनी क्रिया बना लेंगे, जैसे लिखना, लिखता, लिखेगा। इस प्रकार से बने किससे? सब लिख से बने हैं, है सब में कहीं ना कहीं लिखने की ही बात। तो इस प्रकार से इसे कहते हैं धातु। तो इसका सही आंसर है C। भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? ये बना है भाष्य धातु से। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर होगा। आई होप सो धातु भी थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लिखा है, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? इनमें से कोई एक भाववाचक संज्ञा है, तो वो संज्ञा कौन सी है? श्याम, श्याम तो हो नहीं सकती क्योंकि नाम हो गया। नदी जातिवाचक संज्ञा हो गई। बचपन और पानी बचा, तो सही आंसर है बचपन। बचपन एक भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है बच्चों? भाववाचक। अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। लिखते हैं, शिव का विशेषण क्या है? शिवेश, शंकर, शैव या शैल? तो शिव का जो विशेषण होता है वो होता है शैव। शिव का विशेषण क्या होता है? शैव होता है। ऑप्शन नंबर C सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। लिखा है, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? फिर से समझेंगे। वह घर पहुंच गया, इस क्रिया में पहुंच गया जो शब्द लिखा है, निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या फिर संयुक्त क्रिया? तो यह है प्यारे बच्चों संयुक्त क्रिया का उदाहरण। किसका है? संयुक्त क्रिया का। आज ही क्रिया की क्लास भी आएगी जिसे आप पूरा अच्छे से समझेंगे। इससे पहले विशेषण तक की क्लास आपकी आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर देखें। और चैनल को पसंद करते हैं या फिर वीडियो देखने शुरू कर दिया है, या वीडियो अच्छा लग रहा है, या इस तरह का प्रैक्टिस सेट आपको हर एक सब्जेक्ट का चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में भी बताएं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें, बेल आइकन भी दबा देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। लिखा है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? देखिए, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, ये 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, और इन तीनों के अपने अपने ही प्रकार या भेद होते हैं। तो पूछा गया है भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो सही बताएं तो भूतकाल के भाई 6 भेद माने जाते हैं। कायदे में कितने भेद माने जाते हैं? इसके 6 भेद माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। लिखा है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? मैंने पहले बताया है, ये कवित्री शब्द बेहद ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है किसी न किसी तरीके से। तो अब आपको बताना है कि हमें पता तो है कवित्री, पर स्पेलिंग नहीं पता, तो यहाँ पर स्पेलिंग एरर भी टेस्ट हो जाएगा आपका। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, और साथ में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भी हो जाएगा। तो यह है कवित्री, ऑप्शन नंबर B। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लिखा है जिसमें,
इसमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? बेहद आसान क्वेश्चन आ गया है। अपादान मतलब कि अलग हो जाना, अलगाववाद की स्थिति, तो वो है से। ठीक है ना, पेड़ों से पत्ते गिर गए, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और लिखा है पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन देखिए याद कीजिए, पवन यह है अयादी संधि का, अयादी संधि का एग्जाम्पल पूछा गया है आपसे। पवन का संधि विच्छेद तो पो प्लस अन, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि ओ प्लस ए का जब मेल होगा तब अब की आवाज आएगी। किसकी आवाज आएगी? अब। तो पवन, पवन में अब की साउंड आता है या नहीं आता? तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जिसमें लिखा है यथाशक्ति शब्द में, वैसे यहाँ यथाशक्ति ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास? बिल्कुल वीडियो को पॉज करें, आंसर दे, कोशिश करें इससे पहले आंसर दें, ठीक है ना, काफी अच्छा रहेगा। तो इसका आंसर है अव्ययभाव समास। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिन शब्दों के शुरू में आपको यथा, हाथ, है ना, इस प्रकार के शब्द मिल जाए, प्रति मिल जाए, तो वो कौन सा होता है? अव्ययभाव समास कहलाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है इनमें से कौन छायावादी कवि है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इनमें से कौन छायावादी कवि है? दिनकर, नागार्जुन, धमिल या जयशंकर प्रसाद? तो ये है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि हैं। अच्छे से ये चीज को याद रखेंगे, सिर्फ इस समय नहीं, भविष्य के लिए भी लिख के रखेंगे ऐसी चीजों को जो याद रहे। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किसने आरंभ किया था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। कविता में देखिए एक मुक्त छंद होता है जिसके अंदर आपको गिनती वगैरह की जरूरत नहीं होती कि कितनी मात्राएं हैं, कितने वर्ण हैं, इस प्रकार से। तो मुक्त छंद का प्रयोग किसने आरंभ किया था? निराला जी ने, पंत जी ने, भवानी प्रसाद मिश्र जी ने या फिर केदारनाथ जी ने? ये शुरू किया था बच्चों निराला जी ने। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, निराला जी ने। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है ये भी। क्लियर है? तो कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किसने आरंभ किया था? ये किया था निराला जी ने आरंभ। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। जयशंकर प्रसाद जी की काव्य भाषा कौन सी थी? अवधी, मगही, खड़ी बोली हिंदी या मैथिली? जल्दी आंसर दें, फटाफट आंसर दें, इसका भी बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर दें। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खड़ी बोली हिंदी। तो आपके जो जयशंकर प्रसाद जी थे वो काव्य भाषा में कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। लिखा है मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? श्रृंगार, विरह, करुणा या फिर श्रृंगार और रहस्य? तो ये आएगा आपका विरह और रहस्य। ऑप्शन नंबर डी, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा भाव प्रयुक्त हुआ है? विरह और रहस्य। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। लिखा है 15 में हिमाद्री तुंग श्रृंग से क्या है? हिमाद्री तुंग श्रृंग से क्या है? ये प्रेम गीत है, कोई शोक संगीत है, कोई प्रयाण गीत है या फिर कोई हास्य गीत है? तो ये प्रयाण गीत है। क्या है? ये एक प्रयाण गीत है। जो ये लिखा है हिमाद्री तुंग श्रृंग, ये क्या है? ये एक प्रणय गीत है। क्लियर है? बहुत ही अच्छा। और ऐसा क्वेश्चन आए दिन आपको नहीं मिलता है, पर एग्जाम में आ जाए तो करना बनता है। पर जब आप कभी पढ़ रहे होते हैं उस समय सिलेबस में इस प्रकार के क्वेश्चनों का अभाव रहता है, इसीलिए प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं, जिससे कि आपके सामने ऐसे क्वेश्चन भी आ सके जो आपने नहीं देख पाए थे या छूटे हुए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जिसमें लिखा है उषा में किसका शब्द चित्र है? उषा में किसका शब्द चित्र है? अब देखिए कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो उषा एक कविता है जो कि लिखा हुआ है। अब इसके अंदर किसकी बातचीत हो रही है? तो इसके अंदर मानव की बात हुई है, दानव की हुई है, प्रकृति की हुई है, पशु पक्षी की हुई है। अब ये तो तब पता होगा ना जब यह आपने कहानी पढ़ी होगी या कविता पढ़ी होगी, पर कोई जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ, यह है प्रकृति।
तो उषा जो कविता है उसके अंदर किसकी बातचीत हुई है? प्रकृति की बातचीत हुई है। अगला क्वेश्चन है 17 जिसमें लिखा है जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूं। किस कविता की पंक्ति है? जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूं किस कविता की पंक्ति है? रोटी, उषा, स्वदेशी शासक या गीत फरोश। अब देखो उषा तो हो नहीं सकता क्योंकि उषा किससे संबंधित है? अभी भी पता चला था प्रकृति से संबंधित है। तो यहाँ तो गीत की बात हो रही है, तो ये कौन सा है? गीत फरोश। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा इसका। आई होप सो बात समझ में आ रही होगी। और आज का क्वेश्चन बिल्कुल थोड़ा सा अलग है और हमारे 30 की 30 वीडियो आप देखेंगे सभी क्वेश्चन बिल्कुल अलग अलग से लिए हैं ताकि आपका रिदम बना रहे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है आपसे? ये कह रहा है जनतंत्र का जन्म किस कवि की रचना है? जनतंत्र का जन्म किस कवि की रचना है? महादेवी वर्मा, शमशेर बहादुर सिंह, धूमिल या फिर दिनकर। तो ये है आपकी दिनकर की रचना। जनतंत्र का जन्म किसकी रचना है? यह है दिनकर जी की रचना। क्वेश्चन नंबर 19 और लिखा है क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर इनमें से कौन आंचलिक कथाकार है? ये क्वेश्चन भी बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट और कई बार आया है। इवन केबीसी का भी फेवरेट है। केबीसी में भी 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से कौन आंचलिक कथाकार है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, कमलेश्वर या फणीश्वरनाथ रेणु। तो ये है फणीश्वरनाथ रेणु। और ये रेणु जो है अमिताभ जी की मुझे फेवरेट लगती हैं। केबीसी का शायद ही कोई सीजन जाता हो जब रेणु से संबंधित क्वेश्चन ना आता हो, है ना। तो जरा ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन आता है इसका। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 में भैया अलगू चौधरी और जुम्मन शेख किस कहानी के पात्र हैं? बहुत ही बढ़िया पात्र हैं। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख किस कहानी के पात्र हैं? साहब ये हैं पंच परमेश्वर के पात्र। किसके पात्र हैं? पंच परमेश्वर के। अब देखिए कुछ चीजें ऐसी आती हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता है क्योंकि बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो उन्होंने हिंदी ग्रामर के रूप में पढ़ी होती है, साहित्य के रूप में थोड़े से क्वेश्चन या कुछ वन लाइनर पढ़े हुए होते हैं। और उन्होंने हर एक कहानी तो नहीं पढ़ रखी होगी, कहानियां हैं भी इतनी, कहाँ से पढ़ेगा बालक। तो इस प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपके पास ला रहे हैं ना, लिख लें ताकि भविष्य में ये याद रहें। क्लियर है? जो ग्रामर के क्वेश्चन उन्होंने ना भी लिखे, मतलब जो व्याकरण वाले क्वेश्चन उन्होंने ना भी लिखे, पर जो साहित्य से संबंधित क्वेश्चन उन्होंने लिख लें तभी आपको सही लगेगी। सही आंसर क्या है? पंच परमेश्वर। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ जिसमें लिखा हुआ है सरकार मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। क्या बात है, बढ़िया लाइन लिखी है। सरकार मौज बहार की एक घड़ी लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है किस कहानी के पात्र का कथन है? पंच परमेश्वर, सुभान खां, दो कलाकार या मधुबा। तो यह है मधुबा की कहानी। मधुबा की कहानी में लाइन बोली गई थी कि सुख के 2 पल मिल जाए उससे वो ज्यादा अच्छे हैं दुख भरे जीवन से। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। लिखा है इनमें से कौन सी कहानी चरित्र प्रधान है, मतलब जिसमें किसी के चरित्र की बात हुई है? परिंदे, सुभान खां, दो कलाकार या दिल्ली में एक मौत। बड़ी डरावनी कहानी है दिल्ली में एक मौत। तो चलिए ऑप्शन है बी सुभान खां। सुभान खां एक चरित्र प्रधान कहानी है। आज का टेस्ट थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसके अंदर लिटरेचर को मैंने ज्यादा लिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। लिखा है जिसके अंदर दिल्ली में एक मौत किस कहानी की रचना है या किस कहानीकार की रचना है? दिल्ली में एक मौत यह है मोहन राकेश, भीष्म शाहानी, कमलेश्वर या निर्मल वर्मा। तो भैया ये है कमलेश्वर की। दिल्ली में एक मौत कमलेश्वर जी की कहानी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। तो लिखा है भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की घटनाओं से संबंधित कौन सी कहानी है? मतलब इनमें से कोई एक कहानी है जिसमें भारत विभाजन की बातें हुई हैं और सांप्रदायिक जो घटनाएं होती हैं उनकी बात हुई है। तो सुभान खां, मधुबा, लालपान की बेगम या फिर मलबे का मालिक। इन दो की बात हो चुकी है बच्चे। ये दो तो मलबे का मालिक सही आंसर है। क्या है? मलबे का मालिक जो है उसमें भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की घटनाओं से संबंधित कहानियां हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है आपका। लिखा है वापसी कहानी में किस पात्र की वापसी का जिक्र है? गणेशी, नरेंद्र, उमर या गजाधर बाबू। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है गजाधर बाबू। गजाधर बाबू की वापसी की बात हुई है। तो ये था आज का आपका प्रैक्टिस सेट।
अगर आपको क्लास पसंद आती हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जो कुछ भी यूट्यूब वाले करवाते हो सब कुछ कर दें, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।